आपको बोला गया है कि दो कॉपर स्फीयर है सेम रेडियाई के, एक हॉलो है और एक सॉलिड है। तो आइए इसको बना लेते हैं कि दो कॉपर स्फीयर है, एक हॉलो है एक सॉलिड है और दोनों सेम रेडियस के हैं। तो बाहर वाला रेडियस मान लो इसका आर है, अंदर वाला मान लो आर डैश है और इसका मान लो बाहर वाला आर है, क्योंकि आउटर रेडियस ही सेम होंगे तभी मुझे ऐसा लग रहा होगा ना कि ये आपके पास सेम से स्फीयर है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इफ़ यू गेट अ प्लास्टिक बॉल, ठीक है, आई होप कि इन इंडिया मतलब अ बॉल इज़ अ थिंग जो काफ़ी कॉमन होती है, लोगों ने देखी होती होगी। प्लास्टिक बॉल अगर आपने देखी हो तो उसमें क्या होता है कि जब आप काफ़ी क्रिकेट खेलो उससे तो बॉल फट जाती है, तो फट जाती है तो आपको दिखता है कि बीच में यहाँ पे पूरे में हवा थी और इतनी मोटी एक लेयर थी प्लास्टिक की। अब ये डिपेंड करता है कि आपने वो कितने रुपए वाली बॉल खरीदी है। वो 2-3 रुपए वाली बॉल खरीदते हो तो प्लास्टिक की लेयर बहुत थिन होती है, आर डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आर होता है। अदरवाइज आपके पास अगर वो थिक प्लास्टिक होता है तो आर डैश और आर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लाइक यू सी द थिकनेस ऑफ दैट बॉल की वो कितनी है। एक दूसरी मान लो कि आपके पास पूरी लेदर से लेदर की बॉल थी, ठीक है, एंड आई अज्यूम कि लेदर की बॉल के अंदर पूरे के अंदर ये लेदर था, ठीक है, लाइक द फुल बॉल वाज फिल्ड। तो ये आपके पास वो सॉलिड स्फीयर हो गया, एक आपके पास वो हॉलो स्फीयर हो गया। ये कॉपर के दोनों हुआ करते थे। कॉपर बताने का रीजन क्या, कॉपर से मुझे जो समझ में आ रहा है दे वॉन्ट टू टेल कि ये एक मेटल, मेटल का मतलब मैं बोल सकता हूं कि दिस इज अ कंडक्टर, है ना। अच्छा ठीक है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पहली लाइन से। फिर क्या बोला गया, दे आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल। अच्छा, अब सेम पोटेंशियल पे चार्ज किया गया मतलब इसको मान लो ऐसे मैं बैटरी से लगाता हूँ, अगर मैं इसे V की बैटरी से लगा रहा हूँ तो इसे भी मैं V की बैटरी से ही लगाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ऑल्दो बैटरी जैसा नहीं दिख रहा बट ठीक है, मान लो कि वो बैटरी। अच्छा, फिर आगे क्या बोला, आपको पूछा गया कि देन विच इफ एनी ऑफ द टू विल हैव मोर चार्ज, किस पे ज्यादा चार्ज आने वाला है, ठीक है। अब देखो इसको किस तरीके से लोग देखते हैं, लोग कहते हैं अच्छा चार्ज निकालना है इस पे, आइए कहते हैं, तो कहते हैं कि देखिए ऐसा है सर कि ये वाला हॉलो वाला है, इसमें चार्ज जो है कुछ यहाँ पे जाएगा, लेट अस से यहाँ पे कुछ Q जाता है Q1, यहाँ पे कुछ Q2 जाता है। तो इसमें क्या है कि चार्ज जो है वो पूरे पे ऐसे मान लो प्लस 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 रहता है। तो इसमें ये लोग बोलते हैं कि भाई ये चार्ज सब कुछ क्योंकि बाहर जा रहा है, किसी किसी को लगता है कि बाहर सब चार्ज गया है तो चार्ज सिंस इट मूव्स आउटसाइड तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें चार्ज ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि पूरे में भरा हुआ है चार्ज, तो ये वाला चार्ज ज़्यादा होगा। बट द पॉइंट इज कि जब आपको वो कॉपर लिखा गया था, दिस वॉज द गिव अवे ऑफ द क्वेश्चन, हाउ वॉज इट द गिव अवे। कॉपर बोला गया है तो कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, कंडक्टर का मतलब एकदम ठनठना के दिमाग में तुरंत यही आना चाहिए कि जितना भी चार्ज आप कहीं भी रखोगे, यू कीप इट हियर, यू कीप इट हियर, यू कीप इट हियर, यू कीप इट हियर, कहीं पे भी रखोगे सारा चार्ज दौड़ के सरफेस पे चला जाएगा, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर कि आपके पास जैसी चार्ज देते हो इट एक्चुअली जस्ट गोज टू द आउटसाइड सरफेस, जो भी आपके पास सबसे बाहर वाला सरफेस दिख रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज पूरा यहाँ दिख रहा होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी ने मुझसे पूछा कि बताइए जी चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि चार्ज को ये हॉलो स्फीयर और ये सॉलिड स्फीयर तो सेम ही दिख रहा है। वो कह रहा भाई मुझे तो बाहर जाना है, भाड़ में गया अंदर वाला सरफेस, उसने कहा भाड़ में गया ये आर डैश, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उससे पूछा मैंने कि तुझे अंतर कब पड़ता, तो कहता जी कॉपर का अगर नहीं होता ना स्फीयर तो मुझे अंतर पड़ता। आप लाते कोई इंसुलेटर, आप ग्लास लाते, आप वूल लाते, ऐसी चीज का बनाते, तो मैं तो अंदर भी रहता, मैं बाहर भी रहता। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि क्योंकि आप मेटल हो, क्योंकि आप कंडक्टर हो, क्योंकि आपका सारा चार्ज रिजाइड्स ऑन द सरफेस, तो दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग इट आउटसाइड। तो उसने कहा जी हाँ। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर तो मेरे लिए दोनों सेम ही है, तो कहेगा एग्जैक्टली। तो उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि भैया बोथ विल हैव द सेम चार्ज। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप बोलोगे कि कुछ लोग को ये भी लगेगा, लाइक सम पीपल वुड गो विद बी कि पूरे पे चार्ज है एक में हॉलो का मतलब बहुत ही पतले से में चार्ज है, तो पतले में से तो कमी आएगा ना, बड़े में ज़्यादा आएगा, बड़ा है तो बेहतर है। तो ऐसे मतलब देहाती लोगों से आप दूर रहिए जो लोग ये सब चीज़ें बता रहे हैं। जस्ट लुक एट द फैक्ट्स वट एवर आर टोल्ड टू यू, वट एवर थ्योरी इज एक्चुअली देयर, जो भी आप स्टडी करते हो। तो कॉपर वॉज वन थिंग दैट वॉज द गिव अवे ऑफ द क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, कुछ लोगों को जो गलत लगेगा वो क्या लगेगा, वो कहेंगे कि हमें रेडियस नहीं दे रखा अंदर का, वो कहेंगे कि सर आई नीड द हॉलो रेडियस, कि आपने हॉलो तो बोल दिया, आपने बोला बाहर का रेडियस सेम, अंदर का तो बताया ही नहीं, अंदर का बताएंगे तो हम बताएंगे। तो जरूरत ही नहीं है अंदर वाले की, भाड़ में गया, आर डैश वाज द पॉइंट दैट वी जस्ट सॉ। तो आप भी सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस यू कैन से कि नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। जो लोग बता रहे हैं वो लोग नादान है,
ठीक है, उनके पास थोड़ा सा अकल है बट तब भी वो पूरी अकल नहीं है उनके पास इस क्वेश्चन को बताने के लिए। एंड आपसे अगर कोई पूछता है कि जी क्या होगा, तो आप जैसी कॉपर देख लिए थे, आपने तुरंत जैसे दिमाग में बैठा लिया कि ओके एवरीथिंग इज रेजाइडिंग ऑन द सर्फेस, आई डोंट केयर वेदर इट इज हॉलो वेदर इट इज सॉलिड, इफ दे हैव द सेम रेडियस, तो आप कह सकते हो कि कैपेसिटेंस दोनों का दिया जाएगा एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। सी दोनों का सेम है, वी दोनों के लिए सेम दिया ही है, तो क्यू की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो दिस वुड बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इनटू वी, एंड दिस वुड बी सेम फॉर बोथ। तो I'll go with C ऑप्शन एंड आई विल से दैट C इज करेक्ट। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सॉल्यूशन में भी यही बस सिंपली बता दिया, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है कि चार्ज रिजाइड्स ओनली ऑन द सरफेस एंड आउटर रेडियस अगर दोनों का सेम है तो कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एज आई सेड, एंड दे वुड कैरी द सेम चार्ज जब उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे आप अप्लाई करते हो। इफ जस्ट इन केस यू हैड डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप बोल सकते हो कि येस इन दैट केस द चार्जेस वुड बी डिफरेंट। तो खैर सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, इधर बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स of a parallel plate capacitor is D. Okay, let's draw it. Distance between the parallel plate capacitors is D. Next क्या बोला गया है, a metal plate of thickness D/2 is placed between the plates. तो अभी इसमें आपने बीच में जाके एक D/2 थिकनेस का मेटल का प्लेट रखा है। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस मेटल का प्लेट इन दिस केस सिग्निफाई? इन दिस केस आपको ये बता रहा है कि जी इसका K जो होता है this is infinity. This is something that automatically comes to my mind. This should automatically come to your mind as well कि K equal to infinity होता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, फॉर अ मेटल इट इज इनफाइनाइट। अच्छा ठीक है, अभी D/2 का रखा था, इतना पूरा D ही हुआ करता था। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि what will be its effect on the capacitance। तो अभी कैपेसिटेंस कैसे चेंज कर रहा है ये आपको बताना है। तो देखो इसका करने का वैसे तो ईजी तरीका ये होता है, ईजी क्या मतलब इकलौता तरीका यही होता है कि कैपेसिटेंस इधर अगर आप लिखना चाहो तो यू वुड से that it is epsilon naught A by D, and in the second case this capacitance is actually given as epsilon naught A divided by D minus T plus T by K। ठीक है, now this is a formula which is very common which I would want you to remember। इसका प्रूफ भी होता है, since we are not left with enough time तो हम इसको प्रूफ ज़्यादा अच्छे से नहीं देखेंगे, थोड़ा सा भी आपको बता देता हूँ। बट इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या सिग्निफाई कर रही हैं। टी होती है थिकनेस ऑफ द this plate that you have got जिसका डाइलेक्ट्रिक K। तो अभी मुझे पता है कि ये मेटल आप लाओ तो K इक्वल टू इन्फिनिटी है, K इन्फिनिटी है तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, और इसका मतलब ये जो कैपेसिटेंस आएगा दिस वुड बी ओनली एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T, और T इसकी थिकनेस थी मेटल प्लेट की विच वॉज D/2। तो ये आपके पास बन जाएगा कुल मिला के 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो आप बोल सकते हो कि पहले था एप्सिलॉन नॉट A बाय D, अभी हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, तो आपके पास जो कैपेसिटेंस है दिस शुड एक्चुअली डबल। नाउ फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको ये नहीं पता है कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, तो मैं थोड़ा सा इसका आइडिया आपको दे देता हूँ। आप जब इस तरीके से लाते हो, मान लो कि इतने में आपने T थिकनेस के कैपेसिटर में वो ला दिया है, क्या कहते हैं उसे, मेटल प्लेट, ये D माइनस टी बचा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि दिस इज बेसिकली 2 कैपेसिटर्स लाइक दिस। और अगर मुझे 2 सीरीज में कैपेसिटेंसेस को ऐड करना हो तो व्हाट इज द फॉर्मूला दैट आई विल यूज 1/C या फिर 1/C इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/C1, इसको मैं बोलूंगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस टी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस टी, प्लस दूसरा इसके लिए क्या बोलूंगा, इसके लिए बोलूंगा कि एक तो K लो है ना, और ऊपर T रखो। तो अब आप इधर से बोल सकते हो कि 1/C इफेक्टिव अगर देखोगे तो एक 1/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ जाएगा, और ऊपर चाहो तो D माइनस टी, और इस T/K को अगर साथ में ले लूँ प्लस T/K आ जाएगा। तो इसके बाद जब आप C इफेक्टिव लिखना चाहोगे तो आई थिंक यू आर सीइंग दिस कि एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस टी प्लस T/K आएगा। तो यही वो प्रूफ है जो अभी मैं पिछले फॉर्मूले का बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डायरेक्टली करा है कि एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस टी लिखा है, एंड फाइनली दिस कम्स आउट एज 2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो कैपेसिटेंस हो जाता है डबल, करेक्ट ऑप्शन बिकम्स बी पार्ट। नंबर 3 है हमारे पास आज की क्लास में स्टार्ट करने के लिए, और अगेन विल जस्ट ट्राई टू रीड आउट थिंग्स एंड कॉम्प्रिहेंड व्हाटएवर इज बीइंग टोल्ड टू अस। 2 मेटालिक चार्ज्ड स्फीयर अपनी रेडियाई अलग अलग R1 और R2 वाले अलग अलग चार्जेस Q1 Q2 लिए हुए थे,
और अब आपने कर दिया है इनको कनेक्ट। ओके, तो ये मान लो एक R1 रेडियस वाला स्फीयर था, ये मान लो एक R2 रेडियस वाला स्फीयर था। चार्जेस की अगर बात करी जाए, इसमें बोला गया था Q1 और Q2 रिस्पेक्टिवली लिखा है ना, उसका फंडा यही रहता है। खैर, आपने इसे कर दिया है यूँ टच, ठीक है, दोनों को करा दिया है कनेक्ट। अब आगे बोला गया है कि देयर इज, आगे पूछ रहे हैं कि क्या होता है जब आप इन्हें कनेक्ट कराते हो। तो पहली चीज बोल रहे हैं कि एनर्जी सिस्टम की चेंज नहीं करती है। अच्छा, दूसरे में क्या बोला है कि इंक्रीज हो जाती है सिस्टम में एनर्जी। ओके, थर्ड में बोला है कि ऑलवेज डिक्रीज होता है, और चौथे में बोला है कि डिक्रीज होता है जनरली सिस्टम में अनटिल एंड अनलेस एक ये कंडीशन आ जाए Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1। तो बेसिकली हमें एनर्जी रिलेशन चाहिए, राइट। इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जब आप इन्हें टच कराते हो तो एनर्जी के साथ क्या होता है। नाउ एनर्जी इन दिस केस, लाइक आज सुना जाए सी के एनर्जी की बात करी जा रही है, तो द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज कि एनर्जी इज ऑलवेज रिलेटेड टू मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ठीक है। नाउ मूवमेंट ऑफ चार्जेस, व्हाट डज दिस पर्टिकुलर फ्रेज मीन। तो आपको शायद ये पता होता होगा कि चार्ज जब भी मूव करता है, ठीक है, व्हेनेवर इट मूव्स, तो आपके पास एनर्जी का लॉस होता है। इफ Q मूव्स, दिस ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज कि एनर्जी डिक्रीजेस। पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इकलौते की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक इंडिविजुअल स्फीयर लेते हो तो हो सकता है कि एक से चार्ज मूव किया हो, एक पे चार्ज गया हो, तो किसी एक की एनर्जी डिक्रीज हुई हो, किसी एक की एनर्जी इंक्रीज हुई हो। बट एट द एंड ऑफ द डे इफ आई वांट टू कंसिडर दिस होल थिंग एज माई सिस्टम, तो आई वुड से कि इसके लिए, पूरे के लिए एनर्जी या तो डिक्रीज कर सकती है या फिर एनर्जी सेम रह सकती है, ठीक है। एनर्जी या तो इक्वल है या तो डिक्रीज करे। अच्छा, इक्वालिटी वाली चीज कब हो सकती है? तो इक्वालिटी वाली चीज तब हो सकती है जब मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो ही ना, ठीक है। इफ मूवमेंट ऑफ चार्ज डू नॉट हैपन, तो आप बोल सकते हो कि भाई एनर्जी चेंज कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर मान लो कि मूवमेंट ऑफ चार्ज नहीं हुआ, यहाँ पे हमेशा Q1 ही रहता है, यहाँ पे हमेशा Q2 ही रहता है, आप टच कराओ नहीं कराओ, तो आप बोल सकते हो कि भैया ऐसे केस में जब कुछ चेंज ही नहीं हो रहा तो एनर्जी क्यों चेंज होगी, एनर्जी तो सेम ही रहेगी फिर। तो अब पॉइंट ये आता है कि एनर्जी चेंज कब हुई, एनर्जी इनफैक्ट डिक्रीज हुई। एक तो देखो बी ऑप्शन को ना तो ऐसी लात मानना कि ये वापस कभी जीवन में आपको दिखे ना कि एन इंक्रीज इन एनर्जी। भैया कहाँ से, क्यों इंक्रीज होगी, क्यों इंक्रीज होने का कोई पॉइंट है, कोई ला के एनर्जी दे रहा है क्या आपको, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी क्या इनपुट करी गई इस सिस्टम में? नहीं, सिस्टम में जितनी थी उतनी ही थी, अब उससे कम ही हो सकती है, उसके बराबर हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, नो चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, या तब बोल सकते हो कि इट कुड हैव हैपेंड इफ देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ चार्जेस, और ऑलवेज अ डिक्रीज। ऑलवेज तो बोलना अगेन गलत है, मतलब जनरली सही होगा, आई थिंक 99% केसेस में सही होगा। लेकिन एक ये डी ऑप्शन को देख लो, क्योंकि इसमें कुछ एक इक्वेशन से बना के दे रखी है। तो व्हाट डज दिस इक्वेशन मीन, लाइक वेयर डज दिस इक्वेशन कम फ्रॉम। तो आप बोलते हो कि मूवमेंट ऑफ चार्जेस, ये बोल रहे थे ना कि अगर नहीं हो तो एनर्जी सेम रहती है, तो मूवमेंट ऑफ चार्जेस कब नहीं होता है, तो दिस इज रिलेटेड टू पोटेंशियल। कि अगर इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं ए, इनका नाम देता हूं बी, एंड इफ वी ए इक्वल टू वी बी हो जाए, तो मैं बोलता हूं कि इस केस में एनर्जी सेम रहेगी और इस केस में मूवमेंट ऑफ चार्जेस नहीं होगा। वी ए इक्वल टू वी बी लिखना तो ईजी है, दिस कुड बी सेट टू बी के Q1 बाय R1, दिस शुड बी सेट टू बी के Q2 बाय R2। के से के कट जाएगा तो Q1 R2 इक्वल टू Q2 R1, क्रॉस मल्टीप्लाई से यही आएगा जो कि हमें यहाँ दे रखा है। हम बोल सकते हैं कि हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर भैया एनर्जी लॉस नहीं होगी, अदरवाइज देयर वुड बी सम डिक्रीज इन एनर्जी। तो डी ऑप्शन जो दे रखा है एकदम करेक्ट दे रखा है। अब इसमें कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आपने ना ये चीज़ गलत लिखी है कि ये वी ए इक्वल टू वी बी में वी ए इतना नहीं होगा और वी बी इतना नहीं होगा, ठीक है। तो अभी पता नहीं, कुछ लोगों को तो ऐसा ही लग रहा होगा कि हाँ सही तो लिखा है, इसमें क्या दिक्कत है। कुछ लोगों को लेकिन गलत लगेगा, तो जिनको गलत लग रहा है मैं बता देता हूँ उनके लिए, उन लोगों को ये फीलिंग आ रही होगी कि यहाँ पे ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखने के लिए इसकी वजह से तो आएगा, साथ में इसकी वजह से भी आना चाहिए, और बी पॉइंट पे भी सिमिलरली इसकी वजह से भी आना चाहिए और इसकी वजह से भी आना चाहिए। तो वो जनरली केस तब का रहता है जब ए और बी काफ़ी पास हो। तो हमको यहाँ पे ऑल्दो स्पेसिफाइड नहीं है कि ए और बी स्फीयर बहुत ही दूर रखे हुए थे आपस में, बट ये जो डी ऑप्शन है ना, इसको बस देखो एक बार, ठीक है। इसकी बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें देखो, जैसे वो बिल्ली के वीडियो में नहीं देखते हो आप
कि अरे यार प्लीज़ देखो ना मुझे, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो एक ऑप्शन हूँ, एक देखो चेक करो ना मुझे। तो इट वांट्स यू टू गो दैट वे, द एग्जामिनर वांट्स यू टू थिंक दैट वे कि आपके पास जो दोनों स्फीयर है दीज आर केप्ट एट क्वाइट सम लार्ज डिस्टेंस एंड दैट द पोटेंशियल एट बोथ द स्फीयर्स इज इंडिविजुअली ड्यू टू यू नो बोथ ऑफ देम, कि मतलब ए पे ए वाला ही देख लो और बी पे बी वाला ही देख लो। खैर इतना सब आप देख लेते हो, समझ लेते हो, तो शायद चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। यहाँ पे एकदम सेम पैटर्न पे बताया गया कि अगर उनके पोटेंशियल हम सेम मान लेते हैं तो वहाँ से V1 इक्वल टू V2 होगा, ठीक है, VA इक्वल टू VB, VN इक्वल टू V2, पोटैटो पोटैटो। नेक्स्ट ये आपके पास इक्वेशन आती है, तो आप बोलते हो कि अगर पोटेंशियल सेम है तो कोई फ्लो चार्ज का नहीं होगा और अदरवाइज चार्ज फ्लो करेगा एंड देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसमें क्या दे रखा है कि छोटा सा क्वेश्चन है, दिख रहा है सर्किट बेस्ड क्वेश्चन है, और बोला गया है कि एक जो सर्किट आपको यहाँ फिगर में दिखा रखा है, इसमें आप बताइए चार्ज ऑन द कंडेंसर हैविंग कैपेसिटी 5 माइक्रोफैरड। अच्छा ये याद रखिएगा, कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो, कंडेंसर एंड कैपेसिटर दीज आर द सेम थिंग्स। तो अगर गलती से आप पेपर में देखते हो कंडेंसर तो एकदम से बका मत जाना कि अरे ये क्या हो गया, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं कुछ। कंडेंसर को क्या बोलना कि तुम कैपेसिटर ही हो, तुम नाम बदल के, घर का नाम उसका कंडेंसर है, ठीक है, स्कूल में लोग कैपेसिटर बोलते हैं, तो ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। खैर यहाँ पे आपको इस 5 माइक्रोफैरड वाले पे बताना है कि कितना चार्ज होने वाला है। तो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस चार्ज? आप देखो अगर थोड़ा गौर से तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, कुछ तो आपके पास सुपरफ्लुअस डेटा है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम की है, ठीक है। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ सुपरफ्लुअस, कि जो एक्स्ट्रा डेटा आपको दे रखा रहता है क्वेश्चन में विच इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। जैसे यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर हैं, कुछ काम नहीं है इनका, पता नहीं है क्यों, ठीक है। मतलब ये ऐसे लोग हैं कि जो टीम में खेलते भी और कंट्रीब्यूशन जीरो भी रहता है जिनका, कि ना वो बैटिंग करते हैं, ना वो बॉलिंग करते हैं, ना वो फील्डिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल सर रविंद्र जडेजा। खैर लेट्स जस्ट रिमूव इट। तो हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर है, हमें बताना था कि यहाँ चार्ज कितना आ रहा है। तो सी आई एम जस्ट कंसर्न विद दिस अपर ब्रांच, ठीक है, इसको मैं लोअर ब्रांच बोल रहा हूँ, इसको मैं अपर ब्रांच बोल रहा हूँ, तो मुझे केवल अपर ब्रांच से मतलब है। और अपर ब्रांच को जब मैं देखता हूँ तो ये क्या कहता है, कहता है भैया हम लगे हैं ना 6 वोल्ट के अक्रॉस। तो जैसे इधर अगर मुझे बनाना हो तो मैं बोलूँगा 3 वाला बनाओ, 2 वाला बनाओ, नेक्स्ट डायग्राम अगर आपको अपनी कॉपी में बनाना है 5 वाला बनाओ, और इसको यूं कनेक्ट कर दो एक 6 वोल्ट की बैटरी से, बस दैट्स इट, ठीक है। इतना जब आप करते हो तो आप देखो कि आप किस पोजीशन पे पहुंचते हो। पहली चीज़, ये दोनों पैरेलल में, इसमें पैरेलल कनेक्शन लगाओगे तो ये 5 और 2 ये डायरेक्टली ऐड होकर 7 माइक्रोफैरड का दे देगा। तो 3 और इतना 7 ये सीरीज में लगा हुआ है और 6 वोल्ट ये बैटरी लगी हुई है। तो आप क्या कह सकते हो, यू कैन से इट समथिंग लाइक दिस, कि ये 3 है, ये 7 है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, 3, 7 और 6 वोल्ट की बैटरी। तो अब इसको ही अगर मुझे इक्विवेलेंट लिखना होगा तो मैं बोलूँगा कि एक जो आएगा, दिस वुड बी गिवन एज 3 into 7 डिवाइडेड बाय 3 + 7, तो ये 2.1 माइक्रोफैरड, इतना कुछ आपके पास हो जाना चाहिए कैपेसिटर। और ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ से चार्ज कितना निकलेगा, ये क्यू तो शायद बता सकते हो ना, C × V, 6 × 2.1, तो दैट वुड बी 12.6 माइक्रो कूलम, ठीक है। इतना आपने निकाल लिया कि यहाँ पे 12.6 इंटर कर रहा है, इस वाले में गया होगा कुछ, भाड़ा नहीं गया उससे, हमें अंतर ही नहीं पड़ रहा। अच्छा ये 12.6 इसमें आया है, तो अभी 3 वाले में अगर पूछा जाता कि कितना चार्ज जा रहा है तो मैं 12.6 बहुत प्यार से बता देता, बट मुझे बताना कहाँ है, 5 वाले पे। तो अभी ऊपर कुछ जाएगा, नीचे कुछ जाएगा। नीचे मैं मान लेता हूँ कि Q जाता है, स्मॉल q मान लो, और ऊपर कितना जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है 12.6 माइनस स्मॉल q जाएगा। और जब ये यूँ जाता है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप सेम आना चाहिए, चाहे यहाँ से जाओ चाहे यहाँ से जाओ। तो आप क्या बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि Q डिवाइडेड बाय 5 शुड बी इक्वल टू 12.6 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2, है ना। और यही Q आपको निकालना है, तो इक्वेशन तो मैंने सब कुछ बना ही दी है। Q बाय 5 इक्वल टू 12.6 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2, हाँ सही है। तो अब इस इक्वेशन में आपको बस Q निकालना है, Q निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर अभी देख लेते हैं क्योंकि मैं सॉल्व करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, ये बोल रहे हैं कि फाइनली 9 माइक्रो कूलम आ रहा है। तो एक बार 9 यहाँ रख के चेक कर लो कि क्या सही है कि नहीं है। तो रखो 9 बाय 5 यानी कि 1.8, है ना।
और यहाँ पे रखो 9, तो 12.6 माइनस 9, दिस वुड बी 12, 9 10 11 12, 3.6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 1.8। तो 1.8 लेफ्ट पे भी आ गया, 1.8 राइट पे भी आ गया, मतलब Q इक्वल टू 9 सही आपके पास बन रहा होगा और Q इक्वल टू 9 ही यहाँ पे आंसर आता भी है। तो आई होप कि आप समझ गए, ये करेक्ट ऑप्शन जो है बी, वो तो ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5, यस दिस इज द वन दैट वी हैड टू स्टार्ट विथ। तो अगेन क्वेश्चंस में जैसा मैं बोलता हूँ कि अप्रोच इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग, कि आंसर आता है नहीं आता है, ठीक है, दैट इज़ क्वाइट इररिलेवेंट टू मी व्हेन आई वांट टू लर्न। जब मुझे सीखनी होती हैं चीज़ें तो आई वांट टू इंश्योर कि मुझे तरीका पता चला है, आई वांट टू इंश्योर कि मुझे पता चला है किस तरीके से मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और किस तरीके से उसमें आगे बढ़ूंगा, जिससे कि मैं खुद से आंसर तक आ पाऊँ। आई डोंट वांट कि मुझे कोई थाली पे परोस के आंसर दे दे। आई वांट टू मेक श्योर कि मैंने खुद से सीखा हो कि इसमें क्या करना है, और फिर उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो तो ठीक है, मतलब मेरी कैलकुलेशंस पे बेस्ड होगा और मेरी कैलकुलेशन सही होंगी तो ठीक है, अच्छी बात है। एंड अगर मैं वही गलत कर रहा हूँ तो फिर उसके लिए तो ज़्यादा हेल्प नहीं करी जा सकती है। खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। 4 मेटालिक प्लेट्स दे रखी थी, 4 प्लेट्स ईच विद अ सरफेस एरिया ऑफ वन साइड कैपिटल A एंड दे आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो 1 2 3 4, रुको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख जाएगा। 1 2 3 4, हाँ 4 प्लेट्स दे रखी हैं, अजीब सी हैं कुछ, मतलब जैसे यहाँ दिख रहा है मुझे 1 और 3 यूँ कुछ कनेक्टेड है A से, और ये 2 और 4 टाइप की कनेक्टेड है कुछ B से। ओके ठीक है, इनके सबके बीच में डिस्टेंस D हुआ करती थी, और अब बोला गया है द ऑल्टरनेट प्लेट्स आर कनेक्टेड टू पॉइंट C एंड B एज शोन इन द फिगर। वेरी गुड, नाइस। देन द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम इज, क्या कैपेसिटेंस, इसमें कैपेसिटेंस कहाँ दिख रहा है? तो देखो कैपेसिटेंस वैसे मतलब कैपेसिटर दिख तो नहीं रहा है मुझे कि ये कैपेसिटर है क्या, ऐसा लग तो नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है देख के। बड़ा थोड़ा सा अगर आप बारीक एनालिसिस करोगे, आप देखोगे तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें ना आप मानो कि ये और ये साइड पैरेलल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस सेपरेशन मुझे D दे रखी है ना, इनका एरिया मुझे A दे रखा है। और कैपेसिटेंस अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करी जाए तो शायद आपने सुना होगा, आपको पता होगा, ये फॉर्मूला काफ़ी प्रचलित है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आई कैन से कि अगर केवल ये होता और ये होता, अगर मान लो मैं यूँ देता हूँ कि ये है कैपेसिटर जिसमें बीच की सेपरेशन डिस्टेंस D है, इसका एरिया A है, तो बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आप पट से बताते हैं सर एप्सिलॉन नॉट A बाई D। लेकिन यहाँ देख के आपको लग गया डर, तो इस डर को ख़त्म करने के लिए मैंने एक तरीका ईजाद किया है। मैंने क्या ईजाद किया, मतलब मैंने सीखा था खुद, मैं आपको वही बता देता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो। तो देखो करना क्या होता है, आप स्टार्ट करो पहले डायग्राम बनाना। तो दिस इज़ हाउ द कैपेसिटर अरेंजमेंट इज सॉर्ट ऑफ गिवन टू यू, राइट। ये A है, ये B है। अब क्या करो, यहाँ पे नाम देना चालू करो, रमेश सुरेश नहीं, इसमें प्लेट के नाम देने हैं। तो एक काम मैं ये करता हूँ कि मैं अंदर वाली साइड से चालू करता हूँ और इसके अंदर वाली साइड तक ही नाम देता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है, इसका नाम 3 है, इसका नाम 4 है, इसका नाम 5 है, इसका नाम 6 है, ठीक है। तो ये नाम ईजी भी रहते हैं और जल्दी जल्दी कर भी सकते हो इससे। तो अब क्या हुआ है कि अब मुझे दिखने लगे हैं कैपेसिटर, कहाँ दिखने लगे, आई वुड से कि 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, क्योंकि ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, ये डिस्टेंस D थी, ये भी D थी, सारी D थी। अच्छा ये भी हो सकता है कि चेंज हो जाए, कहीं आपको 2D दे दी जाए, तो वो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन बस समझाने के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो इसलिए बस मैंने एक सॉर्ट ऑफ जस्ट स्टार्ट की है चीज़, ठीक है। तो 1 और 2 हो गए, फिर ऐसे ही मैं बोलता हूँ कि एक 3 और 4 का भी होगा, एक 5 और 6 का भी होगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि कनेक्शन कैसे दें, है ना। तो कनेक्शन देने के लिए अभी इसको मैं फिर से एक बार रीड्रॉ करता हूँ। एक्चुअली आप ये वाला पार्ट नहीं कर रहे होगे, ये बस दिखाने के लिए था। तो अब देखो मैं रीड्रॉ करके कैसे बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 1 और 2, जब आप यूँ लिख रहे हो तो आप देखो कि 1 का कनेक्शन किससे और 2 का किससे। तो 1 से पूछो 1 तुम किससे कनेक्टेड, कहता है ये मेरी प्लेट गई A से छूती है, तो आप एक काम करो यहाँ पे A1 लिख दो, ठीक है। 2 से पूछा 2 तेरे साथ क्या है, तो कह रहा अरे हम तो B वाले हैं, ठीक। हमने कहा ठीक है B वाले, कोई बात नहीं, आप लो B ले लो, खुश रहो। अच्छा फिर अगले कैपेसिटर से बात करी 3-4 वाले से, 3-4 से पूछा कि तुम बताओ क्या सीन है तुम्हारा, तो 3 ने बोला कि हम तो B को टच करते हैं, तो एक काम करते हैं इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं ताकि ये दिखने में ईजी रहे। तो 3 को B से टच करा दिया
और 4 को आपने देखा तो 4A से टच्ड था, तो 4 को A से कर दिया। फिर सिमिलरली 5 और 6 को देखा तो अब की बार 5 और 6 यूं बना लो, तो अब आपको दिखेगा 5A से कनेक्टेड और 6B से कनेक्टेड है ना, 5 इज फ्रॉम A, 6 इज फ्रॉम B। तो अब तो खत्म ना, यहां से जब ये बन गया है तो आपने क्वेश्चन को मतलब एकदम जीरो कर दिया है। याद है ना स्टुअर्ट ब्रॉड ने 6 छक्के खाए थे युवराज सिंह से, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे हो गया है। अगर आपने यहाँ से यहाँ तक आप चले गए तो यू आर द युवराज सिंह, द क्वेश्चन बिकम्स स्टुअर्ट ब्रॉड एंड आई डोंट थिंक कि इसके आगे कुछ मुझे बताने की जरूरत है। ये कैपेसिटेंस C एप्सिलॉन नॉट A/D अगर मैं मान लेता हूँ तो ये C है, ये भी C है, ये भी C है, 3 C के पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आंसर आपका 3C हो जाएगा, यानी कि 3 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। अच्छा इतना कॉन्फिडेंट है, देख लें ऑप्शन दे भी रखा है ऐसा कुछ। हाँ जी C पार्ट दे रखा है, यही होगा आंसर, समझ गया ना, आई होप सो। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे बस यही बता दिया, लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखने में ज़्यादा कुछ हो नहीं है, बट ठीक है कि 4 प्लेट्स ऑल्टरनेटली कनेक्टेड हैं, 3 कैपेसिटर बनाती हैं पैरेलल में, एक का एप्सिलॉन नॉट A/D है, तो तीनों का 3 एप्सिलॉन नॉट A/D हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन वुड बिकम C पार्ट। ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6। तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं, इसमें आपको बोला गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ एन इनफाइनाइट सर्किट फॉर्म्ड बाय द रेपिटेशन ऑफ द सेम लिंक consisting of 2 identical capacitors each with capacitance C refer figure is। अच्छा हमें कैपेसिटेंस बताना है इस पूरे इनफाइनाइट सर्किट का, और फिगर में जो भी दे रखा है वो सही है, ऐसा बोला गया है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अभी कैपेसिटेंस इसका बताना है, तो इनफाइनाइट सर्किट इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक तो हमने कोई उठाया नहीं, तो ये एक सही क्वेश्चन रहेगा देखने के लिए। अब इसमें अगेन यू नीड टू सी, you need to have eyes, you need to just use logic, a little bit of logic, like एक वो छोटा सा थ्रेशोल्ड कहते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आई होप आपने ये अगर सुना, मॉडर्न फिजिक्स में होता है एक टर्म, तो इसमें वो एक थ्रेशोल्ड होता है, वो अगर आपने पार कर लिया तो आपका सारा काम बन जाएगा, आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका हो जाएगा। बट कैसे देखना पड़ेगा, ठीक है, यू नीड टू सी थिंग्स। नाउ हाउ डू आई सी थिंग्स, मैं इसलिए देख पाता हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दीज क्वेश्चंस वंस और ट्वाइस, मे बी 10 टाइम्स, ठीक है, एंड देर इज अ पैटर्न ऑलवेज इन इनफाइनाइट सर्किट्स, ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि इनफाइनाइट सर्किट की जब भी आप बात करोगे यू नीड टू फाइंड दैट पैटर्न। इफ़ यू डोंट फाइंड दैट पैटर्न तो आपको ये क्वेश्चन करना इट्स बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद मतलब आई डोंट नो कि फिर कैसे करेंगे इफ़ यू डोंट सी इट। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव दिस डाउट कि सर हमको तो नहीं दिखता, आपको कैसे दिख जाता है, क्यों दिख गया? तो वो भाई प्रैक्टिस से हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बचपन से पैदा हुआ था नर्सरी में तो मैंने इनफाइनाइट सर्किट के क्वेश्चन करे थे, बट हाँ मैंने भी उसको प्रैक्टिस किया। द फर्स्ट टाइम आई सॉ दिस क्वेश्चन आई वाजंट एबल टू डू, बट ठीक है फिर एक्सप्लेन किया लोगों ने, ठीक है, a lot of people helped me out. I hope कि that would happen the same with you. I hope कि मैं आपको वो हेल्प प्रोवाइड कर पाऊंगा कि आप कैसे देखो। तो देखो इसमें वैसे तो ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलरली, ये जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम थोड़ा सा आपकी हेल्प पहले ही से कर चुका है। हाउ हैज़ इट डन इट? तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वैसे तो ये सारे कैपेसिटर सी 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 आपको दिख रहे होंगे, इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। ये पॉइंट्स ए बी के अलावा डी और ई भी दे रखे हैं, तो दिस पॉइंट्स दैट आर गिवन टू यू डी एंड डी, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट हिंट ऑफ द क्वेश्चन कि ऐसा हुआ। अच्छा ऐसा क्यों हुआ ये मैं अभी बताता हूँ। इसको अगर हम फिर से ड्रॉ करते हैं तो आपको शायद चीज़ें समझ में आएंगी। पहले मैं पूरा सर्किट ड्रॉ करना चाहूँगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जी ऐसे टाइप का कुछ है, एक सेकेंड क्या था, हाँ ठीक है सही है, ये यूँ है, ये यूँ है, ये यूँ है, ये यूँ है, और ऐसे इनफाइनाइट तक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने कहा कि ये पॉइंट था ए, ये था बी, दिस वाज डी एंड दिस वाज ई, तो अभी मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। अभी मैंने कहा कि ये सर्किट देखो, आपने कहा हाँ देख लिया, बहुत अच्छी बात है सर, इससे क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं हुआ है अभी, बट हाँ अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ वाला पॉइंट और यहाँ वाला पॉइंट जो इसके जस्ट बाजू में है, जो इसके जस्ट बाजू में है, जैसे ये डी बोल रहे थे और ये ई बोल रहे थे, तो पोटेंशियल इसका भी ई रहेगा, इसका भी डी रहेगा, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस तो आया नहीं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसके और इसके बीच में बनाओ सर्किट को। तो आपने कहा ठीक है बना देते हैं। तो आपने जब बनाया तो आपने कुछ ऐसा बनाया, फिर तो अब जब आपने देखा, आपने कहा कि पता नहीं, यहाँ से मुझे तो देख के यही समझ में आ रहा है, किसी ने मुझसे पूछा कि ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, मैंने कहा ये डी है और ये ई है। उसने कहा चले यार क्या बेवकूफ़ बना रहे हो, अभी तुमने ऊपर बनाया इसमें ए और बी बताया, अभी तुम यहाँ डी और ई कह रहे हो। मैंने कहा भाई देख ऐसा है,
इनफाइनाइट तक जा रहा था। वैसे तो मुझे यहाँ पे इनफाइनाइट -1 लिखना चाहिए था, लेकिन इनफाइनाइट -1 भी इनफाइनाइट ही होता है। तो इसलिए मैंने देखा, मैंने कहा कि यार ये सर्किट ही बनाना चाहिए, ये सर्किट ही सही है। यही था हमारा एपिफनी मतलब कि रियलाइजेशन। तो ये अगर आपने देख के समझ लिया कि अरे यार ये वाली चीज़ डी और ई के बीच में और ए और बी के बीच में, ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, इन दोनों में कोई अंतर थोड़ी ना। अच्छा बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं आपको, आपको सामने सामने दिख रहा है। तो ये चीज़ जैसी आपको विजिबल होती है, आप कहोगे कि एक काम करते हैं ना, फिर तुमने हमसे ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस मांगा था, हम मान लेते हैं कि ये था लेट अस से एक्स, ठीक है। तो अभी डी और ई के बीच में, क्योंकि वो सेम ही दिख रहा है, ये भी एक्स ही होगा, है ना। और अब जब पता चल गया मुझे कि इतना पूरा एक्स है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इतना जो सर्किट है इसकी जगह यू जस्ट राइट डाउन कि यहां से यूं एक लगा के बोल दो कि भैया ये एक एक्स वाला और। तो अब फाइनल जो मुझे मिलेगा डायग्राम, दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि ये ए और बी है, ये सी था, ये सी था, और यहाँ पे मैंने ये बना दिया एक्स। अभी मुझे लिखने का मन नहीं, वैसे ये डी और ई भी चाहो तो आप बोल सकते हो, इट्स अगेन द सेम थिंग। तो ये अब जब बन गया है तो फिर खत्म, इन दोनों को पैरेलल में दे रखा है, तो ये टोटल में सी प्लस एक्स बना देंगे, और सी प्लस एक्स और सी दिस वुड बी इन सीरीज, तो इनका हो जाएगा सी, यहाँ पे लिख देता हूँ, सी इंटू सी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय सी प्लस एक्स। और इतना पूरा जो बन के आता है दिस इज एक्स अगेन, तो इसको इक्वल टू एक्स कर दूंगा, और एक्स की वैल्यू अब मुझे निकालनी है। तो आई थिंक कि फिर वो एक्स की वैल्यू काफ़ी इजीली निकल आएगी। मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो, आई एम अगेन नॉट डीलिंग विद दैट, बट आई होप कि दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दिस पर्टिकुलर सर्किट, this you are able to make, and from here you are probably getting this equation which is important. बाकी जो भी यहाँ अंग्रेजी लिखी हुई है ये सब अंग्रेजी इतने कुछ काम की नहीं है, समझ में आना चाहिए आपको, रादर दैन कि यू नो यू जस्ट गोइंग आउट फॉर द आंसर क्या आंसर क्या आंसर क्या आंसर क्या। आई एम नॉट कंसर्न विद द आंसर एज अ टीचर, इफ आई एम नॉट कंसर्न, तो आपको भी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द इनिशियल पार्ट वंस यू हैव अंडरस्टूड। ऐसा भी नहीं कहता हूँ मैं कि कुछ लोग इसको मतलब अलग सेंस में ले लेते हैं कि सर आंसर नहीं निकालते हैं, हम क्यों आंसर निकालें। सर आंसर इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि सर को पेपर तो देना नहीं है ना। सर क्या कर सकते हैं, सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, सर इतनी हेल्प कर सकते हैं आपकी कि फिजिक्स आपकी कहीं कमजोर हो, कहीं आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो वो आपको समझा दें। और आपका काम क्या है कि एक बार जब आप समझ जाते हो, व्हेन यू हैव डन दैट 50% ऑफ द पार्ट की आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, देन इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी तरफ से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग है ना, यू हैव टू बी द हीरो ऑफ योर पेपर, यू हैव टू गेट AR1, लेट्स से AR1 तो नहीं बोलना चाहिए बट ठीक है, 1000 के अंदर आपको रैंक अगर लानी है तो आपको अपने एफर्ट्स भी तो पुट करने पड़ेंगे ना। टीचर तो खाली कुछ पूरा कर नहीं देगा, हम लोग खाली हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको वो गाइडेंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मिल गया होगा, और ये वो फिर सोल्यूशन सॉल्व होकर आता है। तो आई एम अगेन नॉट रियली कंसर्न विद द आंसर, बट आई होप कि जो लोग थोड़े से वीक हैं, जिन लोगों को कैपेसिटर थोड़ा सा वीक लगता है, उनको ये चीज़ समझ में आई कि हाउ एग्जैक्टली वी हैड टू प्रोसीड इन दिस इनफाइनाइट सर्किट वाला क्वेश्चन। तो दिस वाज अगेन समथिंग दैट यू हैड टू सी, दिस वाज अगेन समथिंग दैट आई कुड नॉट एक्सप्लेन इफ यू आर सेइंग कि सर आपको कैसे दिख गया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू गेट बेटर विद प्रैक्टिस।